नमस्कार। इन्हीं की कहानी इन्हीं की ज़ुबानी के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत और मैं हूं आपका अपना शमीत मीर। दोस्तों, उड़ान कहते हैं, उड़ान मन में हो विश्वास और पूरी ना हो आस, ये तो हो नहीं सकता। जिस शख्स ने ये सोच लिया हो कि दुनिया के किसी भी कोने में चाहे वो हो, पर उसको अपने भारत की खुशबू, अपने भारत की मिट्टी की याद ना आए, ये हो ही नहीं सकता। ऐसे ही शख्स जो आज हमारे साथ इस रामलीला क्लब में हमें उनसे मुलाकात करने का मौका मिला, मैं चाहता हूं कि उनसे आपको भी रूबरू करवाएं। स्पेन से ये हमारे साथ, यानी कि ये फॉरेन कंट्री में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कंपनी में काम करते हैं। इन दिनों नवरात्रों में ये दुनिया के किसी भी कोने में हों, पर आज के दिन यानी कि नवरात्रों के दिन इनकी कोशिश होती है कि वह अपने जन्म स्थल रियासी में रामलीला के लिए अवश्य पहुँचें। परंतु इनको बहुत ही मलाल हुआ, जैसे पिछले साल कोरोना की वजह से इन्हें टिकट अवेलेबल नहीं हुई और रामलीला पर भी कुछ हद तक बंदिश थी। तो उसी बंदिश को, उसे मलाल को ख़त्म करते हुए इस बार इन्होंने रिस्क नहीं लिया और ये स्पेन से सीधे भारत, भारत से सीधे जम्मू, जम्मू से सीधे रियासी। इन्हीं से बात करते हैं, इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़ुबानी। आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। सबसे पहले आपको किस नाम से पुकारा जाए? जी, वैसे नाम मेरा तो अतुल केसर है और वैसे निकनेम मेरा बावा है। बावा। तो हाँ जी, हम तो कोशिश करेंगे बावा नाम से, क्योंकि ये जैसे आपके साथ हमारी गुफ्तगू हुई कि फॉरेन में भी आपको बड़े से श्रीलंका के कुछ दोस्त हैं, वो आपसे जब भी बैठते हैं तो वो बावा शब्द ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो बाबा जी, पहले ये उड़ान कब भरी और कैसे भरी, ये कैसे मुमकिन हुआ, यानी कि स्पेन कैसे जाना हुआ? जी देखिए, मेरा ऐसे प्रोफेशनल, मैंने जैसे आपने मेंशन करा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो दिल्ली में काम करता था। तो वहीं से हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती हैं फॉरेन कंट्री की ट्रैवल करने के लिए। तो ये मेरा थर्ड ट्रिप था, बट इससे पहले मैं काफ़ी बार हो आया हूँ बाहर, जैसे ऑस्ट्रेलिया गया था, जर्मनी गया था। तो वो थोड़े छोटे से ट्रिप थे, मतलब 2 महीने, 3 महीने या 6 महीने। तो ये थोड़ा एक लंबा ट्रिप, मुझे लंबा अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, तो इसलिए उसमें मैंने अच्छा समझा कि मैं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। तो मैं लास्ट ईयर जनवरी 2020 में ट्रैवल करा था। तो अभी ऑलमोस्ट मेरे को 2 साल होएंगे, मतलब कि थोड़ा टाइम रह गया हुआ है, 4 महीने। तो तब से मैं वहीं पे हूँ। और जैसा कि आपने ज़िक्र करा कि उड़ान कैसे भरी, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। जैसे शुरुआत तो आपको पता है, एक रियासी से हमने शुरुआत करी है, और रियासी तब हमारे, अब तो काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं, स्कूल काफ़ी मॉडर्नाइज़ हो गए हैं, एजुकेशन काफ़ी मॉडर्नाइज़ हो गया हमारे टाइम, ऑनलाइन सब कुछ हो गया जी मैक्सिमम। बिल्कुल। और उस टाइम पे हमारे, मतलब कि मुझे याद है 11th-12th के टाइम एक ही हमारे यहाँ पे सरकारी स्कूल हुआ करता था। उसी में ऐसा नहीं है कि हमें चूज़ करना पड़ा सरकारी ऑप्शन, बट कोई और ऑप्शन ही नहीं था। तो इसलिए हमने वहीं से पढ़ा। और उसके बाद अच्छा, मतलब कि अपने जैसे हमें गाइडलाइन मिलती गई, हमारे कुछ हमारे टीचर्स हो गए, हमारे फ्रेंड सर्कल में हो गए, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे ये चीज़ होती है। ऐसा कुछ एम भी नहीं था कि हमें यही बनना है या कुछ वैसा, क्योंकि छोटा शहर है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती। बाहर निकले, देखा, हालातों से सीखे और आगे बढ़े, और वैसे ही वहाँ पहुँच गए एक टाइम लगा के। बाबा जी, जैसे आपने कहा छोटा शहर है, मगर कमाल का शहर है ये। जी बिल्कुल। मुझे लगता है कि हमारे जम्मू में 2 ऐसे शहर हैं या सूबे हैं, एक भद्रवाह और एक रियासी, जहाँ के नौजवान अक्सर एजुकेशन में बहुत ही टॉप के नंबर पर आते हैं और बहुत अच्छी एजुकेशन प्राप्त करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे ओहदों पर कार्यरत रहते हैं। बाबा जी, इतना अच्छा माहौल यहाँ रियासी का, क्योंकि मैं खुद जब आता हूँ मेरा दिल नहीं करता यहाँ से जाने का। तो आपने अपने दिल पर कैसे पत्थर रखा और आप फॉरेन कंट्री पहुँच गए? जी देखिए, ये बहुत आपने अच्छी चीज़ कही कि हमारा रियासी शहर है ही ऐसा। और आपको मैं सच बताऊं तो मैं जब दिल्ली में भी होता था, तो हर महीने में एक बार मैं रियासी में आता ही आता था। हर महीने मेरी टिकट होती थी, हर महीने मैंने आना ही आना, किसी भी हालत में। अगर कुछ ज़्यादा कुछ इमरजेंसी हो गई, कुछ अर्जेंट हो गया, काम ज़्यादा है, तो नहीं आ पाए। बट मोस्टली इनफैक्ट मुझे हर यहाँ पे काफ़ी मेरे फ्रेंड्स और वो सब कहते थे कि यार तेरी प्राइवेट जॉब है, तू कैसे मैनेज करता है, कैसे हर महीने तू ट्रैवल करता है, हम सरकारी जॉब करते हैं, हमें इतनी छुट्टी नहीं मिलती, तू कैसे मैनेज करता है। तो वही ये कहते हैं कि आपको अपने शहर से आपका लगाव होता है, आपका मतलब कि शहर ही वैसा है जो आपको खींच के ले आता है। तो वही चीज़ थी कि मैं, मतलब कि अब यहाँ से भी
अभी स्पेन से भी आप बोलोगे कि अभी रिसेंटली मैं 2.5 महीने पहले ही वापस गया हूँ और अभी 2.5 महीने के बाद इमीडिएटली स्पेन से वापस आ गया हूँ। इस पर मैं बात करूंगा क्योंकि ये बात मेरी यहाँ के जो रामलीला के किरदार हैं और कुछ लोग हैं ये उनसे बात हुई है कि बाबा जी एक ऐसे शख्स है। तभी मैं आपसे चाहता था कि आपकी जो बात है हमारे दर्शक देखें, हम अपने जेके चैनल के दर्शकों के साथ ये बात शेयर करना चाहते हैं कि कलाकार का जुनून और अपने सनातन के प्रति इतना जुनून, इतना आस्था। और मैं तो मिसाल दूंगा आम लोगों को कि आप जैसे शख्स जो दुनिया में कहीं भी हों पर रामलीला के दौरान इनका एक रहता है कि मैं कब अपनी उड़ान भरूं और अपने रियासी पहुंचूं। तो बाबा जी पिछले साल तो ऐसा संभव नहीं हुआ पर इस बार आपने उड़ान भर ही ली, तो क्या वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है जहाँ, क्योंकि प्राइवेट जैसे आपने जॉब कहा, तो ये कैसे आप मैनेज करते हैं? जी बिल्कुल, जी देखिए प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं। अब हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम जहाँ पे जॉब कर रहे हैं हम अपना पूरा जो उनकी एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंगली काम करें। बट देखो आप अगर अपना काम अपनी सफाई से, ईमानदारी से करते हैं, जो आपका काम है वो आप अच्छे से कर रहे हैं और आपका रिलेशन एक अच्छा बना हुआ है सबके साथ, तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपको किसी काम से रोकेगा अगर आप अपना काम पूरा करके दे रहे हैं। तो अभी मैं यहाँ पे भी आया हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं पूरा मतलब कि छुट्टी लेके आया हूँ। मैंने क्या करा है कि जैसे ये रामलीला का टाइम है, 2 हफ्ते मैंने छुट्टी ली हुई है, उसके बाद मैं 15 दिन यहाँ से घर से काम करूँगा। और हर बार मेरा ऐसे ही रहता है। जब मैं दिल्ली से भी आता था तो मैं थोड़ा हाफ़ डे लगा के या कुछ 6 घंटे करके मैनेज करता था। दिन के टाइम सुबह जल्दी ऑनलाइन आ जाता था, जल्दी से काम ख़त्म करके और 3-4 बजे फ्री हो जाता था। उसके बाद रिहर्सल वगैरह करा और शाम को पूरा टाइम अपना रामलीला को देता था। तो यहाँ कौन कौन सा रोल अभी तक किया हुआ है, तो कौन कौन सा रोल आगे कर रहे हैं? जी, अभी देखिए अभी आप जैसे कि आप मेरी मतलब कि आप बाय फेस ही आप मुझे मेरा थोड़ा फेस ही मतलब कि वैसा स्टाइल ही वैसा है कि मुझे यहाँ पे ही जो हमारे प्रधान साहब हैं और बाकी सब जितने हमारे कलाकार हैं, जो हमारे डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने ही ये चीज़ मुझे बोली, रिकमेंड करी कि आप जो साधु वाले रोल हैं वो आपको आपकी लुक के हिसाब से आपको दाढ़ी सूट तो करें। कटवानी नहीं है ये नहीं, सोचकर। दाढ़ी देखिए मैं कटवाता हूँ बीच बीच में, दाढ़ी काटते रहता हूँ, बाल नहीं काटता हूँ, दाढ़ी बीच बीच में ऊपर नीचे चलते रहती है, थोड़ी कम हो गई, ज़्यादा हो गई। बट तो जैसे उसी को माध्यम नजर रखते हुए उन्होंने कहा बिल्कुल कि बिल्कुल आपकी बिल्कुल क्या बात है, बिल्कुल। तो ऐसे तो रामलीला मतलब काफ़ी टाइम छोटे होते करते थे हम। उस टाइम पे क्या होता था कि राजकुमार के रोल कर लिए छोटे मोटे। फिर एक टाइम पे इन्होंने ही मुझे रिकमेंड करा कि विश्वामित्र का एक रोल है जो कि हमारा रोल काफ़ी एक अच्छा रोल है, अच्छे एक गुरु का रोल है। अगर आप उसको निभाएंगे तो वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमें वो अच्छा सा रोल किरदार कोई मिल नहीं रहा। तो वो उन्होंने मुझे प्रोवाइड करा और उसके बाद मैं तब बाहर ही था, तो मुझे अपने हमारे प्रधान साहब ने ऑनलाइन व्हाट्सएप पे सेंड करी स्क्रिप्ट वगैरह, तो मैंने वहीं से उसको पढ़ा और सब कुछ याद करा। और उसके बाद जब वापस आया तो रिहर्सल के लिए सिर्फ 2 दिन 1 दिन का ही टाइम मिला, झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि इतनी पहले भी नहीं आ सकता, वो भी थोड़ा एक प्रॉब्लम है। तो मैंने 1 दिन पहले उसमें यहाँ पे रिहर्सल करी और उसके बाद वो बड़ा एप्रिसिएशन मिला हर पर्सन से कि आपकी आवाज़ अच्छी है, आपने अच्छा रोल करा है। थोड़ी बहुत कमी पेशी होती हैं, ठीक है, वो एक लाइन होती है कि नोबडी इज़ परफेक्ट, परफेक्ट कोई भी नहीं होता, हर किसी में कमी पेशियाँ होती हैं। और जो हमारे यहाँ पे सीनियर कलाकार हैं, जो हमारे डायरेक्टर हैं, प्रधान साहब हैं, हर एक की हमें सपोर्ट पूरी मिलती है। वो बताते हैं कि आपको ये ठीक करना है। ताली 2 हाथों से बजती है, बिल्कुल। उनके साथ आपके साथ उनका, और तभी तो आप फॉरेन कंट्री से यहाँ पहुँच जाते हैं। बाबा जी आप बड़े ही शुक्र रुस्तम हो कि आपसे जब मेरी बात हो रही थी कुछ बातें आपने मेरे साथ शेयर नहीं की, पर लोगों से पता चला कि आप स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट रखते हैं और फॉरेन कंट्री में भी आप बहुत ही एक्टिव रहते हैं। तो ये कैसे संभव हुआ, कौन कौन सी गेम खेलते हो, थोड़ा हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ पे स्पोर्ट्स जैसे मैं वहाँ पे गया, मतलब होता है ना, जब फॉरेन कंट्री में आप जाते हो तो आपके नॉन में इतने पर्सन नहीं होते, आप एक थोड़ा अकेलापन भी महसूस करते हो। टचवुड मेरे साथ वैसा नहीं हुआ, जाते ही मेरे को एक हमारे नॉन ही हैं यहाँ के, और कहते कनेक्शन कहीं ना कहीं से बन जाता है। वो एक वहाँ पे मेरे कुछ जान पहचान निकल गई, और वो भी टचवुड यहीं से निकले। हमारे जो कंट्री इन होटल है कटरा में, यहाँ पे उन्होंने काम करा था, तो उन्होंने वहाँ पे जाके एक अपनी एक क्रिकेट टीम बनाई थी। क्या बात। उस क्रिकेट टीम का नाम है मैन इन ब्लू। तो उसमें सारे हमारे इंडियन प्लेयर्स हैं, सारे इंडियन हमारे, और सर सब काम कर रहे हैं उसमें, मतलब कि कुछ हमारे काफ़ी महाराष्ट्र of action, and
Well, we've got the flying batsman now coming on to bowl. Well, it was a flying bat and batsman, wasn't it? The end of the innings there for the Men in Blue. It's going to have a bowl. This will be interesting. So it's Kesar, Atul Kesar. Yeah, Kesar's been very good with the ball. He's good on Monday. You know, a lot of people have picked Kesar in their Dream 11 team. Just a crafty little spin bowler. Won't give the batsman too much pace to work with. And there's Sohail is the new batsman. Sensible batting there. Only thing that can really hurt you at the moment as a batting team, apart from wickets of course, but dot balls mean that the rate can creep up. But as long as you're scoring off delivery, you're going to keep that rate under control. Obviously, you know, a singular ball will win it, and you plan to get a couple of 4s and 6s in there as well. So all they don't want is a run of dot balls, and it could be overly cautious here. They have lost 3 wickets, but it's only 3 wickets as well. So these batsmen in the middle order, I think this is the time they should be pushing around, keeping it ticking, especially a ball like Kesar where singles. महाराष्ट्र से हैं, साउथ वाली स्टेट्स, हर स्टेट से हैं. अब जैसे मैं जम्मू से जुड़ा, दिल्ली से, नोएडा से, हर जगह से मतलब काफ़ी प्लेयर्स उसमें खेल रहे हैं. तो उन्होंने मुझे कहा कि तू खेलना पसंद करेगा, खेलना चाहेगा. मैंने कहा मैं इतना अच्छा प्लेयर तो नहीं हूँ, इतना अच्छा क्रिकेट मैं हाई लेवल पे नहीं खेला, इतना नहीं मुझे आता. बट यहाँ ऐसा है कि एज अ जस्ट फॉर कि सैटरडे संडे ऑफ होता है तो मैं ज्वाइन कर लेता हूँ. तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने स्टार्ट करा, और मैं कोई इतना अच्छा प्लेयर नहीं हूँ, मतलब कि एज ए कहते हैं कि टाइम पास लेके चला. बट काफ़ी वहाँ पे भी कहते हैं कि सपोर्ट बहुत मिला पूरी टीम से. जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, जो टीम मेंबर्स हैं, कैप्टन हैं, उन्होंने सिखाया, और वो सिखाना और सब कुछ वो सारी चीज़ें जब एक साथ हुई तो अच्छा. उसके बाद एक हमें अपॉर्चुनिटी मिली, एक वहाँ पे यूरोपियन प्रीमियम लीग हुई जो बहुत ही बड़े लेवल की लीग थी. टचवुड आई एम लकी कि उसमें मुझे परफॉर्म करने का चांस मिला. मतलब वो ऑर्गेनाइज़ की थी आईसीसी ने. आईसीसी जो आपको पता है मेन क्रिकेट का हाई आईसीसी है, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ करी थी ड्रीम 11, जो आज सब देखते हैं कि आईपीएल के भी वही स्पॉन्सर हैं. तो उस पर हमारी लीग आती है, लाइव मैचेस कल चलते हैं, सब कुछ. मतलब कि वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म जब मिला तो थोड़ा और सीरियस हो गए. उसका कई बार उसके मतलब कि मैचेस के चक्कर में हमने ऑफ भी लिया, और उसमें जीत नहीं पाए हम वो टूर्नामेंट, क्योंकि हमारे सारे प्लेयर्स, मैंने आपको बताया कि सब आईटी प्रोफेशन में हैं. कोई भी ऐसा नहीं है कि जो पर्टिकुलरली पूरा फोकस क्रिकेट पे ही है. तो एज अ पार्ट टाइम लेके भी हम बड़े अच्छे एक बड़े प्लेटफॉर्म पे खेले, और ये हमारे लिए एक अचीवमेंट है कि एक रियासी से उठ के मतलब बंदा वहाँ पे जा रहा है और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे खेल रहा है. एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है. क्या बात है, क्या बात है. बाबा जी, स्पोर्ट्स और ये जो कला, क्या वहाँ पर भी कभी ऐसा संभव हुआ दोस्तों के साथ बैठकर कि कब कहीं कलाकारी दिखाने का मौका मिला? जी, आपको सच बताऊं तो देखो, मैं जैन एंडिंग में 2020 में वहाँ पे गया था. उसके बाद 1 महीना ही था, फरवरी हुआ, वो मेरा निकल गया एडजस्टमेंट करने में, सेटल होने में. मार्च से कोविड आ गया, और तब से लेके 1-1.5 साल पूरा कोविड में ही चला गया. उससे काफ़ी पूरा मतलब कि खाली मैं नहीं, इनफैक्ट पूरे हमारे दुनिया भर में उसका मतलब कि पर्सन ने अफेक्ट हुआ है, सफ़र करा है. तो वो इतना कभी हो नहीं पाया मतलब कि. और अभी जैसे कोविड सही हो रहा है, आज से इम्प्रूव हो रहा है, वैक्सीनेशन चल रहा है, सब कुछ सही हो रहा है. तो आगे देखिए, अगर मौका मिलेगा तो ज़रूर मतलब कि मैं वहाँ पे जब भी कभी मौका मिलेगा, कभी ऐसे कामों में या कहीं भी पीछे नहीं हटेंगे. अभी थोड़े दिन पहले वहाँ पे कुछ धार्मिक कार्यक्रम थे, छोटे लेवल पे थे, क्योंकि गैदरिंग अभी वहाँ पे अलाउड नहीं है. तो हमने वो करा, जैसे गणेश महोत्सव था उसमें पार्टिसिपेट करा. तो ऐसा है कि मौका मिलेगा तो ज़रूर मैं कभी इस मामले में पीछे नहीं हटूँगा. क्योंकि बाहर जाके क्या होता है कि मोस्टली जब लोग बाहर जाते हैं तो अपने वो संस्कार और वो चीज़ें थोड़ी गिर जाती हैं. तो एक वो भी रीज़न है कि मैं इन चीज़ों से जुड़े रहता हूँ, ताकि वो हमारे जो संस्कार हैं, जो हमारी संस्कृति है, उससे हम जुड़े रहें. तो ये भी एक हमारा मतलब कि मेरा रीज़न है यहाँ पे आने का. बाबा जी, कभी गाने का भी शौक़ हुआ? गाने का देखिए शौक़ मुझे बहुत है, गाने का शौक़ बहुत है, बट इतना है नहीं, हमारा स्किल्स वैसा नहीं है हमारा गाने का. क्योंकि परसों ही मेरा एक रोल था यहाँ पे विश्वामित्र का ही. उसमें जब राम जी को बोलना होता है कि आप उठिए धनुष उठाइए, अब आपकी बारी है. उसमें 2 लाइनें हैं उसमें एक सॉन्ग की. तो मोस्टली क्या होता है कि हम पीछे से कोई बैकग्राउंड वॉइस दे देता है, बट मुझे ही सबने प्रोत्साहित करा कि नहीं, तुम गाओ, तुम गा सकते हो. क्या बात है. तो मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शक भी वो देखिए इतना मैं सुरीली आवाज़ सुने.
इतनी प्रोफेशनल लेवल पे नहीं है, बट थोड़ी बहुत है, गुस्ताखी माफ़ अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, क्योंकि मैं इतना सिंगर नहीं हूँ, मतलब कि मुझे नहीं है सिंगिंग, पता है कि उसमें हमारी कमियाँ हैं। तो आप कह रहे हो तो मैं 2 लाइनें सुना देता हूँ आपको। राम उठो मत देर करो, ये धनवा तुम ही उठाओगे। राम उठो मत देर करो, ये धनवा तुम ही उठाओगे। और किसी में नहीं है ताकत, चिल्ला तुम ही चढ़ाओगे। ये धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है बाबा जी। लगता तो नहीं है कि आप गाते नहीं हैं, तो कभी कभार किसी रफ़ी, किशोर या कुछ एक्स्ट्रा ऐसे सिंगर हैं, उनका भी गाना गुनगुनाने का मौका मिलता होगा? जी, गुनगुनाने का मौका तो नहीं मिलता, बट ये कि म्यूज़िक से काफ़ी एक लगाव है, बिल्कुल बहुत लगाव है। जो अच्छी सिंगिंग अब यहाँ पे भी आपको पता है, हमारे जम्मू के, रियासी के काफ़ी आजकल कलाकार जो हैं वो उभर के आ रहे हैं। मैं स्पेशली जिनके साथ मेरा कांटेक्ट है, अब वहाँ पे क्या होता है कि आप यूट्यूब करते हैं ओपन, तो आपको वो सजेशन नहीं मिलती, वो वहाँ के हिसाब से। मैं स्पेशली अपने फ्रेंड्स को जो हैं मेरे यहाँ पे, उनको बोलता हूँ कि मुझे यार सेंड करो, मैं यहाँ पे देखूँ अपना लोकल कल्चर और लोकल डोगरी कुछ सॉन्ग्स भी हैं, तो वो मैं देखते रहता हूँ, और साथ में मतलब कि म्यूज़िक से काफ़ी जुड़ा रहता हूँ मैं। क्या बात है। मतलब आपको देखकर ऐसा लगता है कि फ़ॉरेन, जो लोग कहते हैं कि जो लड़का या लड़की हमारी फ़ॉरेन कंट्री गई तो और वहीं के हो गए, तो ये आपने दर्शाया कि ऐसा नहीं। अगर आपकी आस्था अपने धर्म में, अपने परिवार में, अपने कल्चर में, अपनी पैदाशी जगह पर है, तो आप कहीं से भी कटेंगे नहीं, बशर्ते कि आपके अंदर वो फीलिंग हमेशा अपने धर्म के प्रति, अपने माता पिता के प्रति और अपने उस जन्म स्थान के प्रति रहनी चाहिए। तो आने वाली जो नस्ल जो चाहती है कि हम फॉरेन कंट्री ही जाएं, उसके लिए आपकी क्या उनके लिए एक 2 लाइन का मैसेज है कि वो क्या सोच कर जाएँ और क्या सोचें, और वहाँ जाकर ऐसा क्या करें या ऐसा ना करें, कुछ ऐसा? जी बिल्कुल। जी देखिए, फ़ॉरेन कंट्री में जाना, आपको पता है कि फ़ॉरेन कंट्री में सबका हमारा मेन मकसद ये होता है कि हम बाहर जाएं, बाहर का कल्चर देखें, बाहर का एक जो वहाँ का रहन सहन है, क्योंकि लाइफ वहाँ पे कहने को बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत एंजॉयबल भी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही दिक्कतें नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पे सब एक मतलब कि कहते हैं कि छोटे से काम से लेके बड़ा काम सारा खुद करना पड़ता है। यहाँ पे हमारे काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं, जो हम जैसे घर पे भी कुछ छोटे मोटे काम हैं वो हमारे काम वाले आते हैं या काम वाली आती है। वहाँ पे ऐसा नहीं है, सब कुछ खुद ही करना है। तो ये एक चीज़ है, वहाँ पे सब कुछ खुद करना पड़ता है। बाकी किसी ने जाना है तो बिल्कुल कोशिश करे और जैसे जो उसको मौका मिलता है जाए। बट क्या है कि जैसे बाहर कभी हम जाते हैं, उनके रंग ढंग में डलना एक अच्छी बात है, पर उनके रंग ढंग में इतना मत डल जाएं कि अपना जो रंग ढंग है उसको हम भूल जाएं। तो नई चीज़ सीखना ज़रूरी है, बट जो जिससे आप जुड़े हो, जो आपकी मिट्टी है, जो आपकी बोली है, उससे आप क्या बोलते हैं, उससे मत पिछड़ो। जैसे मेरा मेन था अभी कि मैं आपको डोगरी में आपको इंटरव्यू करें। हमारी जब पहले बात हुई तो हिंदी में मैंने इसलिए करा क्योंकि मेरे काफ़ी वहाँ पे जो मित्र हैं जो वहाँ पे स्पेन में, उनको हमारी लोकल भाषा नहीं आती। तो वही एक कारण था, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि वहाँ पे कभी भी इंटरव्यू हो, कुछ भी हो, तो हिंदी में करें ताकि हम भी समझ पाएँ। तो ये सिर्फ उनके लिए था कि हम हिंदी में करें कि वो देख पाएँ और वो भी वहाँ से प्रोत्साहित कर सकें मुझे। बाबा जी, ये क्या करें, समय भागता है, दौड़ता है, क्योंकि आपका भी समय ऐसा है कि अब आप आए हैं और कल परसों आपको भी वहाँ स्पेन में वापस जाना है, क्योंकि समय की जो प्रॉब्लम होती है या समय का एक समय होता है, क्योंकि उसके अधीन हमें चलना पड़ता है। बिल्कुल। समय तो अब एपिसोड का हमारा ख़त्म होने जा रहा है, पर मैं चाहता हूँ चलते चलते, ये कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ जी। क्या आप अपने भाइयों को, जो कलाकार हैं, जो स्पेन में आपको देखेंगे, जो पूरे हिंदुस्तान में कहीं देखेंगे, उनके लिए एक लाइन का मैसेज कि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ? एक लाइन का मैसेज यही है कि और कोई ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास, एक ही ऑप्शन है, वैक्सीनेशन। तो जितना हो सकता है वैक्सीनेशन लगवाएं, दोनों डोज कंप्लीट करें, क्योंकि ये मत समझें कि एक थोड़ा मैसेज ये भी आ रहा है कि हम वैक्सीन लगवा दिया उसके बाद भी हमें कोविड हो रहा है। तो वो क्या है कि मैं
ये बात क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता भी चल गया, अब समझ भी आ गए, बट वैक्सीनेशन लगने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोरोना नहीं होगा। कोरोना आपको हो सकता है, बट उसमें क्या होगा कि जैसे अगर मैंने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है, जो मुझे अफेक्ट होगा 80% होगा। अगर मैंने वैक्सीनेशन लगवा दिया तो शायद वो 10% 15% होके चला जाएगा, और मैं मतलब कि अच्छा स्वच्छ रहूँगा। थोड़ा बहुत जैसे हम नॉर्मल, हमें फीवर होता है, कफ होता है थोड़ा बहुत, वो आके वैसे चला जाएगा। बट वैक्सीनेशन नहीं लगा तो मे बी आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है कि उसको वो बर्दाश्त करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो वैक्सीनेशन लगवाएं, जितना हो सकता है आपने आगे पीछे यही सब मैसेज दें कि जितना जल्दी हो सकता है सब वैक्सीनेशन लगवाएं। उसके बिना ऑप्शन अभी हमारे पास कोई नहीं है। क्या बात है। और देसी बात की जाए तो मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंस और हाथों को धोना ये कायम रखें। दोस्तों, कोई भी बीमारी आती है वो आसानी से जाती नहीं है, बट इलाज उसका संभव हो जाता है। इसी प्रकार ये जो कोरोना बीमारी है ये भी हमारी ज़िंदगी का एक पार्ट बन चुका है, बट अब इस पर पकड़ और इस पर रोकथाम काफ़ी हद तक हो चुकी है, और हमारी सरकारें, हमारे डॉक्टर, हमारे साइंटिस्ट सब लगे हैं। तो दोस्तों, मैं भी चाहता हूँ आप भी सोशल डिस्टेंस और मास्क का उपयोग हमेशा करते रहें। अगले एपिसोड में किसी नई शख्सियत से, किसी नए कलाकार से, नई जगह पर, नई किसी हैसियत से या किसी नए ऐसी पर्सनैलिटी से रूबरू होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।